we are starting our last unit of microeconomics, fourth unit. Here there are only two chapters, main market forms and price determination. For fourth unit we are starting our first chapter, main market forms. Okay, now हम लोगों ने आज तक जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें डिमांड एंड सप्लाई, ये दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, राइट। डिमांड एंड सप्लाई बोथ द चैप्टर्स हमने पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिए हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रीवियस चैप्टर्स देख सकते हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू यूनिट, दैट इज फोर्थ यूनिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर दो चैप्टर्स है, मेन मार्केट फॉर्म्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे मेन मार्केट फॉर्म्स। अब हमारे लिए मार्केट क्या है, मार्केट कौन सी जगह है, क्या है, क्यों जाते हैं हम मार्केट। हम लोग मार्केट में क्या करने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं कोई भी चीज, राइट। वहां पे सेलर्स होते हैं और वो अपनी चीजें बेचते हैं, राइट। तो मार्केट एक ऐसी प्लेस है जो डिमांड एंड सप्लाई से रिलेट करती है, राइट। सो मार्केट इज अ प्लेस विच इज रिलेटेड टू डिमांड and supply. So here we are talking about both consumers, यानी जो डिमांड क्रिएट करते हैं, suppliers, the producers, those who are supplying, giving the products, right? So both. Now what is the definition of market? It refers to the whole region, means एक शॉप, कहीं पे कोई एक शॉप होगी, सिर्फ एक ही स्टोर होगा, हम उसको मार्केट नहीं कहते हैं। It refers to the whole region, यानी एक बड़ा एरिया, whole region की हम बात कर रहे हैं। whole region where buyers and seller, सिर्फ एक बायर या एक सेलर नहीं है, बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स है of a commodity यानी प्रोडक्ट, राइट। सो मार्केट रिफर्स टू द होल रीजन, पूरे रीजन, पूरे एरिया की हम बात कर रहे हैं, where buyers and sellers, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, of a commodity are in contact with each other, यानी वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो बायर और सेलर्स एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी किसी भी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो भी एक दूसरे से कांटेक्ट में बायर्स और सेलर्स आते हैं। सो दे आर कमिंग इन कांटेक्ट विथ ईच अदर टू इफेक्ट, क्या इफेक्ट करना है, परचेज एंड सेल, यानी कुछ परचेज करना है, कुछ सेल करना है ऑफ द कमोडिटी। यानी अगर हम मार्केट की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, है ना, इसकी डेफिनेशन अगर हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, इफ वी अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन नाइसली, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. What is the main concept of this chapters? Because when it will go ahead, we will be finding it more easy. So let's revise once more. It refers to the whole region, means not a particular place. It refers to the whole region, big area where buyers and sellers, means there are number of buyers and number of sellers of a commodity are in contact with each other. They are coming in contact with each other. They are contacting each other. They are talking with each other, or they are doing business with each other to effect what? Purchase and sale of the commodity. So market में जो चार चीजें मेन है, एरिया यानी whole region, buyers and sellers, there are number of buyers and sellers, there is a particular commodity where there is competition. Competition means there are number of people. Competition कभी एक में नहीं होता है, competition के लिए there are more than one person, there are number of persons, तभी ही competition हो सकता है। तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के लिए हमेशा competition होगा। Understood the definition of market? After the definition of market, we will move ahead and now we will study market structure. ठीक है, मार्केट की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट किस तरह से बनता है, हाउ इज इट फॉर्म, व्हाट इज एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज इंक्लूडेड इन इट।
नंबर एंड टाइप ऑफ फर्म्स, यानी मैंने पहले ही बोला था कि मार्केट किसी एक बायर से, किसी एक सेलर से, किसी एक शॉप से नहीं बनता है, राइट। द सेम थिंग नंबर एंड टाइप ऑफ फर्म्स, यानी वहां पे कितनी नंबर ऑफ फर्म्स है, व्हाट टाइप्स ऑफ फर्म्स है, ये हमारे मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इट हैज नंबर एंड टाइप ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री, यानी कितनी, किस तरह की इंडस्ट्री है, किस तरह का मार्केट है और कहाँ कहाँ कितने लोग इन्वॉल्व है, हाउ मेनी बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स आर देयर, नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर, देन वी कैन से इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स which are included in market structure? Number of buyers and sellers, ये चीज हमेशा हमें याद रखनी है। देयर आर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, हमने चैप्टर पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई, याद है। डिमांड में क्या हो रहा था, जितने ज्यादा बायर्स थे उतनी प्राइस बढ़ रही थी, यानी ये पॉइंट हमें क्या बताता है कि इफ बायर्स आर मोर, बायर्स बहुत ज्यादा है तो प्राइस क्या करेंगे, प्राइस विल राइज। और हम लोगों ने जब सेलिंग सप्लाई चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, जितने ज्यादा सेलर्स हो रहे हैं तो प्राइस क्या हो रही है, डाउन, वो प्राइस को क्या कर रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। तो सेलर्स आर मोर, जब सेलर्स ज्यादा है, यानी जब बायर्स ज्यादा थे तो प्राइस ऊपर हुई थी, और जब सेलर्स ज्यादा है तो प्राइस डाउन हो जाएगी। Understood? This is the first concept कि number of buyers and sellers। so market structure क्या करता है, buyers और sellers पे इफेक्ट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ बायर्स है, कितने नंबर ऑफ सेलर्स है। बायर्स के साथ क्या होता है, डिमांड जुड़ी हुई है, कितनी डिमांड बढ़ रही है, इंडिविजुअल डिमांड से इसमें इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हैं, जो हमने डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था। हियर इज द नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी कमोडिटी कैसी है, नेचर ऑफ द कमोडिटी, हमारी कमोडिटी किस तरह की है, होमोजीनियस, यानी एक जैसी कमोडिटी है, राइट। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग ब्रांड, सब कंपनीज टूथपेस्ट बेच रही है, लेकिन ब्रांड के अकॉर्डिंग उनकी प्राइस में डिफर होता है, राइट। सो नेचर ऑफ द कमोडिटी से प्राइस में डिफ्रेंशिएट होता है। सो वी कैन से कि अलग अलग ब्रांड्स अपनी चीजें अलग अलग प्राइस पर बेच रही है। बट आपने देखा होगा रेलवे टिकट्स आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आप कहीं से भी रेलवे टिकट्स बुक करें, वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है, बिकॉज देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। हमने सब्सटीट्यूट्स पढ़े थे, यानी एक के बदले दूसरे का ऑप्शन अवेलेबल है। पेप्सी एंड कोको कोला याद है, राइट, टी एंड कॉफी, राइट। सेम थिंग वी आर सेइंग व्हाट इज द नेचर ऑफ कमोडिटी। इससे भी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत फर्क पड़ता है कि किस तरह का कमोडिटी है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ कमोडिटी वी आर टेकिंग, इट इज होमोजीनियस और देयर आर सब्सटीट्यूट्स और देयर आर नो सब्सटीट्यूट्स। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। अगर फर्म्स यानी मैं चाहूँ और बहुत इजीली कोई भी शॉप किसी भी कमोडिटी की खोल सकती हूँ, तो दैट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। मीन्स इफ आई वांट टू ओपन अ शॉप, आई विल गो एंड आई विल परचेज वन शॉप एंड आई विल स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट। दिस इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बंद करनी है शॉप, आई कैन इजीली क्लोज द शॉप, दैट इज मूवमेंट ऑफ फर्म्स। अगर बहुत इजीली फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स है तो वहां पर भी मार्केट स्ट्रक्चर के लिए बहुत इफेक्ट पड़ता है, प्राइस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, राइट। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, आप जहां रहते हो वहां के मार्केट को, वहां के मार्केट कंडीशंस को आप बहुत अच्छे से जानते हो। आप कहीं घूमने जाते हो, डू यू नो अबाउट दैट मार्केट? नो, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस मार्केट। अगर आपको उस मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, सो यू डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली द मार्केट कंडीशंस क्या है। पर आज आप जहाँ रह रहे हो वहां पे कहीं मार्केट में जाते हो, यू नो कि ये मार्केट में जाएंगे यहाँ पे बार्गेन होगा, ये मार्केट में जाएंगे यहाँ पे सुपर क्वालिटी चीजें मिलेगी, इस मार्केट में जाएंगे यहाँ पे लो क्वालिटी चीजें मिलेगी। दैट डिपेंड्स
on different types of market. So we can say knowledge of market conditions. So knowledge of market conditions is important, क्योंकि market conditions का knowledge होगा तभी हम उसके प्रोडक्ट के, उसकी कमोडिटी के बारे में जान पाएंगे. नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मोबिलिटी ऑफ गुड्स यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स. अगर मैं गुड्स को बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उसको इजीली पहुंचा सकते हैं तो प्राइसेस में फर्क आएगा, और वो नहीं जा सकते हैं तो भी प्राइसेस में चेंजेस आती है. आप लोगों ने कभी कभी प्रोडक्ट्स उठाए होंगे और वहां पर देखा होगा कि द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इन दिस सिटी इज दिस मच एंड आउटसाइड दिस सिटी इज दिस मच. सो दिस इज एन एग्जांपल. इस तरह से तो मूवमेंट ऑफ गुड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मूवेबल होती है, जो मूवेबल नहीं होती. तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंड्स. एंड नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर द अवेलेबिलिटी of those factors of production that also affects our market structure. So this is market structure, market definition and market structure. If you know these both things properly, then when we will study forms of market structure, it will be more and more easy for you. So please revise this very nicely. Let's study forms of market structure. What are the different forms of market structure? Market structure को 2 types में डिवाइड किया है. एक परफेक्ट कंपटीशन एंड एक इम्परफेक्ट कंपटीशन. राइट. तो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, ये हम लोगों को पढ़ना है कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है. दैट इज परफेक्ट कंपटीशन. यानी मार्केट स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में कौन से डिवाइड किया है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. राइट. मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. दिस टाइम फॉर CBSE 2020-21, ये लॉकडाउन वाला जो पोर्शन है इसमें से ये दोनों ओमिटेड है. दिस बोथ विल नॉट कम इन योर सिलेबस स्टडिंग फॉर दिस ईयर. राइट. हम लोगों को मतलब अब 4 टाइप्स ऑफ, जैसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर 4 पार्ट्स में डिवाइड है. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. इसमें से हमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इस साल के सिलेबस के लिए CBSE स्टूडेंट्स फॉर ऑफ 11th स्टैंडर्ड 2020-21 की एग्जाम्स में नहीं आएगा, तो उनको ये दोनों टॉपिक omitted है. So we will not study, this is our deleted topic. So we have to study only 2 topics, perfect competition and oligopoly. Okay. Now let's see what are forms of market structure. हमने 4 types of market structure पढ़े थे. perfect competition 1, फिर imperfect competition में 3 थे, monopoly, monopolistic competition and oligopoly. right. उसमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारे सिलेबस का पार्ट इस साल नहीं है. हम लोगों को 2 ही चीज पढ़नी है, एक परफेक्ट कंपटीशन एंड नेक्स्ट इज ओलिगोपोली. सो लेट्स स्टार्ट विद परफेक्ट कंपटीशन. व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन, जैसे इसका वर्ड बता रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा परफेक्ट कंपटीशन है. राइट. इट रिफर्स टू मार्केट सिचुएशन. हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे. इट रिफर्स टू मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. हम लोगों ने मार्केट का डेफिनेशन पढ़ा, मार्केट स्ट्रक्चर के फैक्टर्स, ये सारी चीजें पढ़ी. हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? अगेन एंड अगेन वी आर सीइंग दैट देयर आर मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स. मींस वी आर हैविंग वेरी large number of buyers and sellers. So market situation where there are very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous products. अभी मैंने बताया था homogeneous products यानी क्या होते हैं? एक जैसे प्रोडक्ट्स जिनकी साइज, शेप, ये सब कुछ सेम है. साइज, शेप, कलर, ये सारी चीजें सेम है. दैट इज homogeneous product at a price fixed by the market. यानी सारे सेलर्स अगर उस चीज की प्राइस में कहीं कोई चेंज कर रहे हैं तो वहां पर वो चेंजेस अलाउड नहीं है. इट विल बी सोल्ड एट अ प्राइस विच इज फिक्स्ड ऑलरेडी बाय द मार्केट. आप मार्केट
मार्केट जाते होंगे वहां पर आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साड़ी मिल रही है. सो इफ कोई एक शॉप में आप गए, वहां पर उसका रेट एक है, तो आप दूसरी शॉप में जाओगे, वहां पर भी उसका रेट सेम रहेगा, बिकॉज इट इज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है एंड इट इज अवेलेबल एट द सेम प्राइस इन ईच एंड एवरी शॉप. नहीं तो आप जाकर क्या बोलोगे कि ऑन दैट शॉप दे आर गिविंग एट दिस प्राइस, व्हाई यू आर चार्जिंग मोर और व्हाई यू आर गिविंग less. Okay, so we can see a perfect competition is a market situation. ऐसी market situation जहाँ पे बहुत सारे number of buyers and sellers है जो homogeneous product सेल कर रहे हैं at a price fixed by the market, जो market ने fix किया हुआ है. अब इसके फीचर्स देख लेते हैं. ये सारे फीचर्स अभी हम लोगों ने प्रीवियस मार्केट और मार्केट के डेफिनेशंस में अभी फैक्टर्स में पढ़ लिए थे. ठीक है. अब फर्स्ट, वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स यानी बहुत ज्यादा बाय करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सेल करने वाले हैं. सो अगर बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा है, एक बायर या एक सेलर से कभी मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं होगा. देयर आर नो इंडिविजुअल मार्केट बायर्स एंड नो इंडिविजुअल मार्केट सेलर्स. इससे डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. यानी बहुत ज़्यादा बायर्स होंगे तो प्राइजेस क्या होती है, बढ़ती जाएगी, और बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे तो प्राइस घटती जाएगी. नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट ये लोग बेच रहे हैं दैट इज होमोजीनियस. उनकी साइज, शेप सब सेम है. सो दे आर नॉट हैविंग एनी राइट टू चेंज देयर प्राइजेस अगेन एंड अगेन. Freedom of entry and exit. In this perfect competition, there is freedom, means whoever wants to open their shop, they can open their shops. So there is freedom of entry and exit. इसके अंदर हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना होगा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस. नॉर्मल प्रॉफिट यानी अगर लॉन्ग रन में बड़े टाइम के लिए मैं अगर परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, मेरी शॉप चल रही है, मेरा बिजनेस चल रहा है परफेक्ट कंपटीशन में, तो लॉन्ग रन में दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट. पर कभी कभी सिचुएशंस चेंज होती है. उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सिचुएशंस चेंज होना कि ऐसा आप लोगों को मैं अभी एग्जांपल दे दूंगी. अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, you are going somewhere, right? And at that place when you are purchasing something, take a bottle of Bisleri, उसके ऊपर प्राइस लिखा है 20 rupees, right? But you are going there and they are charging you 30 rupees. You are asking them कि भैया आप इतनी ज़्यादा चार्ज क्यों कर रहे हो? What are they giving answers? कि हम लोगों को दूर से लाना पड़ता है, हम लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, right? So we can say कि ये abnormal, ये एबनॉर्मल कंडीशन था. दिस इज एबनॉर्मल प्रॉफिट. और व्हेन वी आर सेइंग एबनॉर्मल लॉसेस, कभी कभी कोई चीजें खराब हो जाती है तो जो प्राइस होती है उससे कम में हमें मिलती है, दैट इज एबनॉर्मल लॉसेस. सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. इसमें एबनॉर्मल कंडीशंस में बहुत ज्यादा लोग एंट्री और एग्जिट बिजनेस में करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके. ओके. Next is perfect mobility of factors of production. What are the 4 factors of production? Land, labor, capital, entrepreneur. अगर perfect mobility है यानी there are no restrictions, labor एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, land easily available है, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पर कैपिटल पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा रहा है, तो परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मूवमेंट है, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, तो ये परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट होगा. यहाँ पर कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है इन परफेक्ट कंपटीशन फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जरूरी नहीं है परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है. सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है. यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्टेशन जब ज्यादा नहीं होगी तो उसका कॉस्ट भी कम होते जाएगा. Last, absence of selling cost. Selling cost means advertisement cost. In perfect competition, there is no need to do more and more expenses on advertisement. So, advertisement cost is also less
in perfect competition. Now you understood what is perfect competition. Perfect competition के features क्या है? There are very large number of buyers and sellers selling homogeneous product, means similar types of products. There is freedom of entry and exit, where there are perfect mobility of factors of production, absence of transportation costs, there are less or no absent means transportation cost, and there is no selling cost involved. Understood what is perfect competition? अभी हमने perfect competition देखा था, right? Actual life में perfect competition is not possible, right? हम लोगों को ये पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में हमारा पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं. बट एक्चुअली देयर इज नो सिचुएशन एज परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्टली कंपटीशन जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती. एक और कंसेप्ट हमको पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन. प्योर कंपटीशन की बात मैंने पहले तो नहीं की थी, आप सोचो कि पहले तो नहीं बताया था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर कंपटीशन, बट प्योर कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट. प्योर कंपटीशन क्या होता है? नाउ वी कैन से कि प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन, जैसे परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता वैसे प्योर कंपटीशन भी एक्चुअली देयर इज नो प्योर कंपटीशन इन द मार्केट. नाउ व्हाट इज प्योर कंपटीशन? हम अगर परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़े हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग प्योर कंपटीशन मीन्स प्योर कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. प्योर कंपटीशन मतलब क्या? जिसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. ये सिर्फ 3 चीजें, राइट, अगर सिर्फ ये 3 चीजें हैं तो इट इज कॉल्ड एज प्योर कंपटीशन. सो वी आर सेइंग दैट प्योर कंपटीशन इज इंक्लूडेड इन परफेक्ट कंपटीशन. एंड परफेक्ट कंपटीशन में ये तीनों चीजें तो है ही, और उसके बाद में ये 4 चीजें, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, mobility of factors and production, absence of transportation cost and absence of selling cost. जब ये सातों चीजें आ जाती है तो it becomes perfect competition. बट ये चारों चीजें नहीं आती है, then only these 3 things we are saying it as pure competition. Okay? Now we are seeing what is perfect competition. अभी हम लोगों ने perfect competition देख लिया. What is pure competition we have seen. Now this is the diagram of firms. एक firm how it is behaving under perfect competition. ठीक है, perfect competition में एक firm का क्या रोल रहता है और एक इंडस्ट्री का क्या रोल रहता है. एक इंडस्ट्री है, राइट, इंडस्ट्री ने एक प्रोडक्ट बनाया है, डिमांड और सप्लाई. इंडस्ट्री देख रही है कि कौन सी चीज की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है. सो ऑन एक्स एक्सिस वी आर सीइंग डिमांड सप्लाई इन यूनिट्स, ठीक है, एंड हियर ऑन वाई एक्सिस वी आर सीइंग प्राइस, राइट. दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व. हमने डिमांड और सप्लाई चैप्टर बहुत अच्छे से किया है. अगर आपको कहीं भी ये सारी चीजों में डाउट हो रहा है, प्लीज गो बैक टू दैट चैप्टर एंड रिवाइज दैट डिमांड एंड सप्लाई कर्व. और ये हमारा ई मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट. एट अ पर्टिकुलर प्राइस देयर इज एन इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व. ठीक है, जब डिमांड एंड सप्लाई पे इक्विलिब्रियम आ गया उस एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तब ये इंडस्ट्री के हाथ में है. ही इज द प्राइस मेकर. इंडस्ट्री ने बोला कि मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिया है, यू हैव टू सेल दिस प्रोडक्ट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. एमआरपी लिखा होता है, है ना, कोई भी प्रोडक्ट पे, एंड देन यू आर सेइंग कि आई वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट एट दिस एमआरपी. तो दैट इज द price maker, means industry has told the firm that you have to sell this product at this particular price. Here firm is having no option. firm के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसकी प्राइस को चेंज करे, इवन इफ कहीं भी डिमांड और सप्लाई में चेंजेस हो रहे हैं. सो वी आर सेइंग एट दिस पॉइंट एवरेज रेवेन्यू, हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होगा विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू यानी जो नेक्स्ट पर बढ़ते जा रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज द फर्म हैज नो ऑप्शन टू चेंज द प्राइस. हियर वी कैन से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर
and firm is a price taker. This is very important point because it is coming in objective type of questions and students are making mistake which one is price maker and which one is price taker. They are not able to understand in a very simple concept. प्राइस मेकर यानी वो जो डिसाइड कर रहा है किस प्राइस पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे. सो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म दे आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन इन परफेक्ट कंपटीशन. हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं. योर फर्म इज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन. उनको जो प्राइस बोला गया है उस प्राइस को उनको सेल करना है. सो वी कैन से अगर हम इसको डिमांड कर, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था राइट, तो डिमांड कर को हम देखेंगे तो हियर इट इज परफेक्टली, हम लोग यहाँ पे जब ये परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज प्राइस इज फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री. सो वी कैन से दिस इज अवर AR कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, जहाँ पे हमारे प्राइस या रेवेन्यू, दिस इज अवर प्राइस बोलो या रेवेन्यू बोलो, दिस इज ऑन y एक्सिस, ओके, एंड दिस इज अवर x एक्सिस शोइंग द आउटपुट ऑफ यूनिट्स. हियर इट इज परफेक्टली मींस देयर इज नो चेंज, है ना. तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. यहाँ पर ये जो प्राइस है इसमें कोई भी चेंज फॉर्म नहीं कर पाएगा राइट. इट इज perfectly elastic demand curve. मेन मार्केट फॉर्म्स का लास्ट टॉपिक ऑलिगोपॉली. अब हम इसे पढ़ते हैं. व्हाट इज ऑलिगोपॉली राइट. ऑलिगोपॉली इज अ मार्केट सिचुएशन. ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स, यानी फर्म्स तो है पर एक या दो नहीं है, बहुत कम फर्म्स है. Few firms selling homogeneous यानी एक जैसे प्रोडक्ट्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी वो लोग एक जैसे प्रोडक्ट्स या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं. तो यहाँ पे कंपटीशन तो है पर यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम, यानी बहुत फ्यू लोगों के बीच में ये कॉम्पिटिशन्स है. सो ऑलिगोपॉली में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंपटीशन अमॉन्ग द फ्यू फर्म्स आर देयर, मींस वी आर हैविंग फ्यू फर्म्स इन ऑलिगोपॉली मार्केट सिचुएशन. ठीक है. ऑलिगोपॉली में एक ड्यूपॉली होता है. ड्यूपॉली इज अ स्पेशल ऑलिगोपॉली, एग्जैक्टली टू सेलर्स. यहाँ पे इसे हम बोलेंगे स्पेशल ऑलिगोपॉली. इसमें एग्जैक्टली टू सेलर्स है जो एक जैसे प्रोडक्ट्स ही बेच रहे हैं, इनके सिवा मार्केट में कोई और प्रोडक्ट नहीं. पेप्सी, कोको कोला, इन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है. दे आर सिमिलर प्रोडक्ट, तो इनको ड्यूपॉली हम बोलेंगे. तो ये पेप्सी, कोको कोला है. इंटेल AMD ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो एक जैसे बिल्कुल सेम है बट वन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अनदर. तो इनको हम बोलेंगे ड्यूपॉली राइट. What are the features of oligopoly? Oligopoly के main features क्या है? What are the features of oligopoly? First, few firms, यानी यहाँ पे बहुत सारे number of buyers and sellers नहीं है, यहाँ पे बहुत कम few firms है. वो firms कैसी है जो homogeneous या differentiated, यानी homogeneous यानी कुछ similar और differentiated यानी बहुत ज्यादा एक जैसा नहीं हो, यानी साइज, शेप, कलर उसमें कहीं कहीं चेंजेस हो सकते हैं बट प्रोडक्ट कुछ कुछ सिमिलर है. तो होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल कर रहा है. सो वी कैन से फीचर्स में इफ देयर आर फ्यू फर्म्स. सेकेंड, इट इज इंटरडिपेंडेंस, यानी एक फर्म की वजह से दूसरे पे भी इफेक्ट आएगा. एक की प्राइस बढ़ी है तो दूसरे की प्राइस पे इफेक्ट आएगा. की डिमांड में कुछ चेंज है तो दूसरे की डिमांड. तो दे ऑल दीज फर्म्स इन ऑलिगोपॉली, दीज फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ये कौन सी है? सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट. यानी सीमेंट, एक कंपनी हम लोग बोलते हैं अंबुजा सीमेंट बहुत अच्छी, इसी तरह से एक सीमेंट से दूसरी सीमेंट. तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस, एक के प्रोडक्ट से दूसरे के प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा. ये लोग नॉन प्राइस कंपटीशन, इनके प्राइस का कंपटीशन नहीं होता है.
दे आर हैविंग नॉन प्राइस कंपटीशन. नॉन प्राइस कंपटीशन आप लोगों ने सुना होगा, इस सीमेंट में जान है. अंडरस्टूड? यू हैव लिसन दिस, है ना. ये क्या कहना चाहते हैं कि सारी सीमेंट एक जैसी, पर इसके जितनी अच्छी सीमेंट कुछ नहीं है. ये अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी सेलिंग स्किल्स या फिर अपनी कस्टमर सर्विस से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. तो दे आर फेसिंग नॉन प्राइस कॉम्पिटिशंस. बैरियर्स टू एंट्री, यहाँ पे बहुत ज्यादा फंड्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं ओलिगोपॉली में, इसीलिए फ्यू फर्म्स ही इन्वॉल्व होती है. बिकॉज यहाँ की प्रोसीजर, पेटेंट राइट्स, कंपटीशन, ये सब बहुत ही मनी यानी फंड रिक्वायरमेंट रहता है. दैट्स व्हाई देयर इज बैरियर्स टू एंट्री. ऑल्सो इफ यू वांट टू एंटर देयर आर लेंथी प्रोसीजर्स फॉर एंट्रिंग. सो यहाँ पे ज्यादा लोग एंट्री नहीं करते हैं. रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, मैंने अभी आपको बताया what type of advertisement you are doing या what type of customer services you are giving, that is role of selling cost. जिस वजह से आप लोगों को कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे जितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट होगी, जितना अच्छा आप कस्टमर सर्विस देंगे, तो दैट इज रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, बिकॉज ऑफ विच योर प्रोडक्ट विल बी सोल्ड इन द मार्केट. ग्रुप बिहेवियर, आई टोल्ड यू all the cement, steel, aluminum, automobiles, they are similar products. So here is group behavior. यानी अगर एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, they are changing the price, the demand of other also affects. So यहाँ पर ये पूरा ग्रुप बिहेवियर के एक के एक्शन से पूरे ग्रुप को इफेक्ट होता है. Nature of product, here the nature of product is similar. यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नेचर है उसमें बहुत कम डिफ्रेंशिएटेड, जैसे यहाँ पे बोला डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड ओनली बाय माइनर क्वालिटीज. देयर आर नॉट मच डिफरेंस इन द प्रोडक्ट. एंड नेक्स्ट इज इंटरडिटर्मिनेट डिमांड कर्व. क्योंकि यहाँ ओलिगोपॉली में एक फर्म के एक्शन से दूसरे को इफेक्ट हो जाता है. वो एक्शन कोई भी हो सकता है. इट में बी प्राइस, इट में बी सेलिंग कॉस्ट, में बी ग्रुप बिहेवियर, इट में बी डिस्काउंट. ये सब के वजह से तो यहाँ पे डिमांड कर्व एक जैसा नहीं रह पाता है. बार बार द डिमांड कर्व इज चेंजिंग. सो देयर इज नो फिक्स्ड डिमांड कर्व इन ओलिगोपॉली. Now in this chapter we have to study only two concepts, perfect competition and oligopoly. अगर हम perfect competition और oligopoly को compare करेंगे, एक बार comparison कर ले. perfect competition में very large number of buyers and sellers थे, यहाँ पे few firms थे, right? यहाँ पे interdependence है, वहाँ पर कोई interdependence नहीं था among the firms. non price competition, वहाँ पर price competition था, right? बैरियर्स टू एंट्री, यहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री है, बट देयर वाज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन परफेक्ट कंपटीशन. रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, वहाँ पर एब्सेंस ऑफ रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, देयर वाज नो रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट. ग्रुप बिहेवियर, यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर एक की वजह से पूरे ग्रुप को इफेक्ट करता था. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज नो सच थिंग. नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, in perfect competition the nature of the product is homogeneous. They are selling similar and same products. So price, वहाँ पर प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर, यहाँ पर इंडस्ट्री, परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर, राइट? वहाँ यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं. इंटरडिटरमिनेट, यहाँ पे डिमांड कर्व कभी भी सेम नहीं रह सकता है, जबकि वहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है. सो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर. हमारा चैप्टर मेन मार्केट फर्म्स इज कंप्लीटेड. That's all for the day. Thank you, and if you have any doubt, please ask me. I will answer you.